हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है ना। पढ़ाई वढ़ाई सही साथ चल रही है कि नहीं चल रही है? देखिए, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, पढ़ाई करते रहिए। अभी देखिए सीजीएल प्री का रिजल्ट आया, मेंस देना होगा कई लोगों को। तो मेंस देना है कई लोगों को। कई लोगों ने कहा भी कि सर कुछ रीअरेंजमेंट में गड़बड़ी आ रही है, ग्रामर तो सबकी ठीक है यार, इम्प्रूवमेंट सही है। तो दो चीज़ें लोगों को चाहिए, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ प्रैक्टिस करनी है, एक्टिव पैसिव की करनी है और रीअरेंजमेंट की करनी है। मेंस स्पेशल, अच्छा ये मेंस स्पेशल की कोई बात नहीं है, रीअरेंजमेंट तो प्री में ही होता, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि सीजीएल ही हो, तो ये तो एसएससी में भी आता है, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी सब में आता है और बैंक में भी आता है, कैट में भी आता है। तो रीअरेंजमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो सारे के सारे एग्जाम्स में लगभग पूछा ही जाता है। अगर उसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो यूपी ट्रिपल एससी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी पेपर जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है रीअरेंजमेंट आता ही है फिलहाल। अब प्री में कम क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 होते हैं, मेंस होगा तो ज़्यादा होंगे। एवरेज जो रीअरेंजमेंट का होता है वो करीब 10% का होता है। मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के होंगे, 100 हैं तो 10 क्वेश्चन होंगे, 200 हैं तो जैसे सीजीएल मेंस में 200 क्वेश्चन होगा तो करीब 20 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के होंगे। 50 में 5 हो जाएगा। आप कहिएगा 25 क्वेश्चन में कितने होंगे, तो 25 क्वेश्चन का 10% हुआ 2.5 क्वेश्चन। तो कैसे आप 2.5 करेंगे, मतलब या तो 2 क्वेश्चन होगा रीअरेंजमेंट का या तो 3 क्वेश्चन होगा। अच्छा अब ये जो संख्या है क्वेश्चन की, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये कैसे डिसाइड होगी? अगर एसएससी का एग्जाम होगा तो जितने रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे उतने नंबर होंगे। अगर बैंक का हुआ तो एक रीअरेंजमेंट का सेट होगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। समझ रहे हैं ना? जो लोग बैंक का एग्जाम देते हैं वो जानते हैं कि एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, उसमें 5 क्वेश्चन उसी एक सेटिंग पर, एक अगर आपने सेट कर लिया तो 5 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। एसएससी में क्या होता है या एनडीए सीडीएस में क्या होता है, आपने एक सेट किया, एक क्वेश्चन, एक सेट किया, एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर होगा। और बैंक वाले में एक कर देंगे, एक सेट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग यही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, ये बात और कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप ग्रामर पे अगर बहुत कंसंट्रेट हैं तो रीअरेंजमेंट करने के लिए और जो आरसी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आप ग्रामर पर बहुत फोकस मत करिए। बहुत ज़्यादा रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी या हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, किसी पैराग्राफ को आप कैसे सेट कर लेते हैं, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, सेंटेंसेस ऑर्डरली और कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से, कोहेरेंट ढंग से लगाना आपको आता है। कोहेरेंट का मतलब क्या होगा, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, क्रम लगाना अगर आपको आता है तो आप वो कर सकते हैं और पैसेज की थीम आपको आराम से पकड़ में आ जाए तो आप कर लेंगे। चलिए, तो इसमें तो रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं कि रीअरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये रीअरेंजमेंट क्या होगा, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ होगा जो मान लीजिए 6 सेंटेंस का पैराग्राफ है या 5 सेंटेंस का पैराग्राफ है या 4 सेंटेंस का पैराग्राफ है, तो जो पैराग्राफ के सेंटेंस हैं जिस क्रम में होने चाहिए वो सेंटेंस अपने क्रम में नहीं होते, क्रम टूट जाता है। तो पता लगा तीसरा सेंटेंस पहले दे दिया, पहला सेंटेंस दूसरे नंबर पे दे दिया, आखिरी चौथा सेंटेंस तीसरे नंबर पे दे दिया, ऐसे ही क्रम उल्टा कर देते हैं। आपको ऐसे ही, जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई घटना है, कोई मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके मामा के यहाँ शादी थी, तो मामा के यहाँ शादी थी तो 10-15 दिन पहले चला गया और किसी ने पूछा यार तुम्हारे मामा के यहाँ क्या क्या हुआ जरा बताओ। तो मान लीजिए कि बच्चे ने बताना शुरू किया और ये कहा कि मामा की शादी में इतने लोग गए थे और एक 3 स्टार होटल में शादी का इंतजाम था, ये सब बता दिया उसने, शादी के दिन क्या क्या हुआ था, क्या इंतजाम था, पहले ये बताया। दूसरा सेंटेंस उसने ये बोला कि जब मामा की ससुराल वाले तिलक चढ़ाने आए थे, तो तिलक चढ़ाने आए थे तो 3 गाड़ियाँ लेके आए थे और इतना सारा गिफ्ट लेके आए थे, मेरे लिए भी एक पैंट शर्ट लेके आए थे।
फिर बच्चे ने ये कहा कि जिस दिन मामी की विदाई थी, तो मामी की विदाई होने के बाद जब हम लोग घर आए तो शाम को मामा जी और मामी जी मंदिर घूमने गए थे। फिर बच्चे ने कहा कि और उसके बाद 3-4 दिन के बाद मामा की तिलक, उसने कहा कि 3-4 दिन के बाद एक उसमें सेरेमनी हॉल में मामा का वो क्या कहते हैं, अरे मतलब वो लेडी संगीत वगैरह का प्रोग्राम, तो वो लेडी संगीत का प्रोग्राम हुआ जिसमें मम्मी भी गई थी और तमाम लोग, मामी उसमें नाच गा रही थी। तो इस तरह से उन्होंने सेंटेंस बताया। बच्चे ने शादी का वर्णन, शादी की पूरी प्रक्रिया का वर्णन 4 सेंटेंस में किया। बस उस बच्चे से गलती क्या हो गई कि बच्चे ने उसको क्रम में नहीं रखा। पहला ही सेंटेंस बच्चे का कौन सा था? पहला सेंटेंस बच्चे का था बारात वाला, जबकि बारात वाला सेगमेंट कब आता? बारात वाला सेगमेंट बाद में आता। अब इसमें सबसे पहला सेगमेंट क्या होना चाहिए था? जिस दिन तिलक बरीक्षा हुआ था उस दिन वाला पहले होना चाहिए था। जिस दिन तिलक चढ़ाने के लिए लोग, बरीक्षा देने के लिए लोग आते हैं, वो पहले होना चाहिए था। उसके बाद जो लेडी संगीत का कार्यक्रम हुआ था, तो बच्चे को उसके बाद लेडी संगीत वाला कार्यक्रम वाले की बात करनी थी। उसके बाद बच्चे को बारात वाली बात करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद बच्चे को मामी की विदाई तो बाद में करानी चाहिए। मामी की विदाई हुई और मामा मामी मंदिर गए, तो मामा मामी मंदिर गए विदाई होने के बाद, उसके पहले तो गए नहीं रहेंगे। तो ये जो क्रम लगाया बच्चे ने बच्चा वो क्रम नहीं लगाया, बताया तो सारी बातें लेकिन क्रम से नहीं बताया। बस अरेंजमेंट में आपसे यही एक उम्मीद है, यही अपेक्षा की जाती है कि आपके अंदर इतनी समझ होगी कि आप सेंटेंस के टूटे हुए क्रम को व्यवस्थित क्रम में लगा देंगे। दैट इज रीअरेंजमेंट। इसी को रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसी को कोहेरेंट पैराग्राफ कहेंगे। इसी को ऑर्डरली सिचुएशन सीक्वेंस कहते हैं। चाहे जो कह लीजिए, ऑर्डरली सीक्वेंस कह दीजिए, कोहेरेंट पैराग्राफ कर लीजिए, आप रीअरेंजमेंट कह दीजिए। तो ये होता है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट एक अच्छा सेगमेंट है। इसमें आपकी रीडिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन की स्किल चेक की जाती है, आप कितना इस मामले में समझदार हैं। यहाँ ग्रामर और वोकैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है जिसमें पैराजम्बल्ड होता है। पैराजम्बल्ड का मतलब क्या होगा? एक पैराग्राफ होगा, जैसा भी मैंने उदाहरण दिया था। एक पैराग्राफ है, 4-5-6 सेंटेंस का एक पैराग्राफ होता है, जिसमें सेंटेंसेस का क्रम उलट पुलट दिया जाता है। आपको वो देखना होगा कि कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। तो पैराजम्बल्ड जो होता है उसमें ऑर्डर ऑफ सेंटेंस क्या लगाया जाएगा? ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का क्रम होता है। और दूसरा क्या होता है? सेंटेंस जम्बल्ड। सेंटेंस जम्बल्ड का मतलब एक पैराग्राफ नहीं होता, ये एक वाक्य होता है, सिर्फ एक वाक्य। इस एक वाक्य में जो वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस, भाई एक सेंटेंस होगा तो कई सारे वर्ड्स होंगे, कई सारे फ्रेजेस होंगे। तो इसमें जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, और एक चीज आती है क्लॉजेस। वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, इन चीजों का क्रम उलट पुलट जाता है। जिनका क्रम सही करना है, इनका ऑर्डर सही करना है। शब्दों का, वाक्यों, उसके वाक्यांशों का और उपवाक्यों का, मतलब वर्ड्स का, फ्रेजेस का और क्लॉजेस का ऑर्डर सेट करना है। तो एक क्या हो गया? पैराजम्बल्ड हो गया, एक सेंटेंस जम्बल्ड हो गया। तो हम पहले एक एक करके निपटाएंगे। पहले हम लोग पैराजम्बल्ड पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस जम्बल्ड पढ़ेंगे। क्योंकि सेंटेंस जम्बल्ड बाद में पढ़ना है, इसलिए सेंटेंस जम्बल्ड का एक एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं और इसको सॉल्व करने की थ्योरी फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज शुरू करेंगे पैराजम्बल्ड कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये जो एग्जाम्पल है ये सेंटेंस जम्बल्ड का एग्जाम्पल है बच्चा। सेंटेंस जम्बल्ड का एग्जाम्पल है, देखिए जिसमें S1 लिखा हुआ है। S1 का मतलब पहला सेंटेंस दिया है, S6 का मतलब आखिरी दिया है, और मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है? हमें तो सिखाना है हमें तो केवल ये बताना था कि सेंटेंस जम्बल्ड क्या होता है। हम क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करा रहे हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होते तो आपको बताते कैसे सॉल्व करना है। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द मेथड ऑफ सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व सेंटेंस जम्बल्ड। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू व्हाट इज सेंटेंस जम्बल्ड। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहली बात आप देखिएगा, जितने भी पार्ट है उसमें किसी के नीचे देखिए पहला लिखा है इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट। दैट के बाद फिर स्टॉप नहीं लगा। अगर सेंटेंस पूरा हो जाता तो फिर स्टॉप लगा होता। पी देखिए लिखा है एट्स एंड सार्स में लांग में होग,
न्यू हेडलाइंस, देखिए फुल स्टॉप नहीं लगा है। दैट किल द मोस्ट, देखिए फुल स्टॉप नहीं लगा, बट इट इज हार्ट अटैक्स, देखिए फुल स्टॉप नहीं लगा। पीपुल इन इंडिया एवरी ईयर, देखिए फुल स्टॉप लगा है, यहाँ आके फुल स्टॉप लगा है। सेंटेंस शुरू होगा नो डाउट कि पहले वाले सेंटेंस से S1 से शुरू होगा, स्टार्टिंग दी है और एंडिंग दी है। S6 में देखिए सेंटेंस कैपिटल लेटर दिस से शुरू हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, मतलब ये S6 जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है। अब S1 PQRS, ये पूरा का पूरा एक वाक्य है, इसमें दो सेंटेंस हैं जिसमें एक में S1 PQRS होगा और S6 अलग सेंटेंस है। किसी में फुल स्टॉप नहीं लगा, लास्ट में S में फुल स्टॉप लगा है, तो S में फुल स्टॉप लगने का मतलब हुआ कि ये सबसे लास्ट में होगा, तो S जो होगा वो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। बात क्लियर हो गई। पहले क्या आएगा, तो पहले क्या आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए जो स्टार्टर के लास्ट में दैट लगा हुआ है, तो दैट के तुरंत बाद दैट आप नहीं लगा सकते थे, ये तो स्टार्ट में नहीं होगा ना, ये स्टार्ट में नहीं होगा। चलिए दैट यहाँ लगा हुआ है तो बट भी से नहीं स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये भी शुरू में नहीं लगेगा। इसका मतलब ये तय हो गया कि S1 के बाद P वाला सेंटेंस सबसे पहले होगा। P वाला सेंटेंस पहले होगा तो उसके बाद देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या होगा कि 8 सेंस आर्स में हॉग हेडलाइंस। अब R में लिखा है बट इट इज हार्ट अटैक दैट किल्स द मोस्ट पीपुल इन इंडिया, तो P के बाद क्या लगना चाहिए, जो बट वाला R वाला सेंटेंस है, बट वाला, बट किसका विरोध कर रहा है, बट इट इज हार्ट अटैक्स, ये हार्ट अटैक्स कर रहा है और ऊपर दो बीमारियां लिखी हुई हैं एड्स और सार्स, तो जो बट वाला सेंटेंस बट के बाद हार्ट अटैक लिखा हुआ है वो एड्स और सार्स के विरोध में जाना चाहिए। तो P के बाद जो बट लगा हुआ है ये कंट्रास्ट आइडिया है, यानी P के बाद पहले क्या आना चाहिए, पहले S1 हुआ, S1 के बाद P हुआ, P मतलब पहला सेंटेंस हो गया और उसके बाद बट वाला क्या हो गया, ये दूसरा हो जाएगा। अब हार्ट अटैक के बाद जो ये लिखा है दैट किल्स, जो कि मार रहा है ज्यादातर इंडिया के लोगों को, तो दैट किल मोस्ट पीपल, तो दैट के लिए तीसरा वाला हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा अरेंजमेंट बना वो क्या होगा, पहले P होना चाहिए, P के बाद R होना चाहिए, R के बाद Q होना चाहिए और उसके बाद S होना चाहिए, PRQS, ये अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक सेंटेंस था, एक ही सेंटेंस के टुकड़े कर दिए गए थे, छोटे 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 छोटे, उन सारे टुकड़ों को आपको जोड़कर एक में असेंबल करना था और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बना तब जब हमने P को पहले किया, R को उसके बाद, Q को उसके बाद और S को लास्ट में, क्योंकि S के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब इसके बाद बात आती ऑप्शन की, तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन मिलते जिसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो P से शुरू होता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि 2 ऑप्शन ऐसे करते हैं जो P से शुरू हो रहे हैं, तब आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आंसर एलिमिनेट करते हैं। अभी हमें आपको सिर्फ ये बताने का पर्पस था कि पैरा जम्बल्ड क्या होता है और सेंटेंस जम्बल्ड क्या होता है। तो आपको सेंटेंस जम्बल का एक उदाहरण मैंने दिया था, आपको समझा भी दिया कि कैसे एक ही सेंटेंस के 3-4 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन्हें असेंबल करना होता है, अरेंज करना होता है। नाउ आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो आपको सेंटेंस अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा, अभी सिखाया नहीं है। सेंटेंस जम्बल्ड होता क्या है केवल ये बता रहे थे। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं पैरा जम्बल्ड क्या होता है। तो पैरा जम्बल्ड पढ़ने में, तो पैरा जम्बल्ड में पूरा एक पैराग्राफ होगा जिसमें 5-6 सेंटेंस होंगे, 5 भी, 6 भी, 7 भी हो जाते हैं, कभी कभी 4 ही रहते हैं। तो चलिए, जो पैरा जम्बल्ड के सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन से 2 टाइप के होते हैं, एक जो SSC और NDA CDS में पूछा जाता है वो, और एक वो जो बैंक में पूछा जाता है वो। तो जो पहले वाले का पैटर्न है, देखिए पहले में A और B 2 लिखा हुआ है, तो A वाला जो पहला A वाला लिखा है इसमें क्या दिया है कि PQRS केवल 4 सेंटेंस है। तो जो PQRS मॉडल है ये किसमें होते हैं, इसमें केवल 4 सेंटेंस होते हैं। आपको ऑप्शन में PQRS मिल सकता है, या फिर ABCD मिल सकता है, या 1 2 3 4 मिल सकता है। चाहे जिस तरह का ऑप्शन दिया होगा वो 4 सेंटेंस होंगे बस। इन्हीं 4 सेंटेंस में आपको PQRS 1 2 3 4 या ABCD आपको अरेंज करना होगा, 6 सेंटेंस नहीं होते। इसका जो दूसरा वाला मॉडल है उसमें S1 और S6 दिया रहता है, S1 और S6
दिया होता है, कभी केवल 1 और 6 लिखा होता है, कभी S1 S6 दिया होता है। तो S1 हमेशा पहला सेंटेंस होता है और S6 हमेशा छठवां सेंटेंस होता है। जो बीच के 4 सेंटेंस होते हैं वो गायब होते हैं। देखिए आपको यहाँ क्या लिखा होगा, S1 के बाद P होगा, Q होगा, R होगा, S होगा, उसके बाद S6 होगा, ऐसे होगा ये। तो S1 पहला होगा, S6 आखिरी होगा, बीच में P Q R S होगा। तो इसी को आपको ऑर्डर में, इतना आपको ऑर्डर में करना होगा। ये सेट है और ये सेट है, ठीक है ना। तो ये आपको अरेंज करना होता है, जिसमें पहला सेंटेंस नहीं ढूंढा है, पहला आपको पहले ही मिल जाता है। उसके बीच का मतलब स्टार्टिंग और कंक्लूजन दिया होगा, बीच का जो 4 सेंटेंस है उसका आपको क्रम सेट करना होता है। तो ये भी कैट में भी पूछा जाता है और एसएससी में और एनडीए सीडीएस में, डिफेंस में, इन सब में पूछा जाता है। इस तरह का पैटर्न बैंक में नहीं आता। बैंक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कौन सा वाला, दूसरा वाला मॉडल। तो दूसरे वाले मॉडल में देखिए लिखा हो ABCDE। तो ABCDE का मतलब क्या हुआ, एक पैराग्राफ होगा जिसमें A में एक वाक्य लिखा होगा, B में एक वाक्य लिखा होगा, C में एक वाक्य लिखा होगा, D में एक वाक्य लिखा होगा, E में लिखा होगा, और कभी कभी F और G तक चले जाते हैं। तो ये अलग अलग 5, 6, 7 वाक्य लिखे होते हैं और 5, 6, 7 वाक्य लिखे होते हैं। उसके बाद आपको इसी पर आधारित 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला सेंटेंस कौन सा है, आखिरी सेंटेंस कौन सा है, छठवां सेंटेंस कौन सा है, तीसरा या दूसरा सेंटेंस कौन सा है। इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। तो बीच के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ही अरेंजमेंट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, केवल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तीसरा कौन, दूसरा कौन, चौथा कौन, बीच के 1-2 छोड़ दिए जाएंगे। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप जो सेंटेंस आपको पैराग्राफ दिया है उसके जो सेगमेंट्स हैं उनको आप क्रम में लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। अगर आपने सही सेट कर लिया तो आपके 5 आंसर सही, आपने सही सेट नहीं किया तो हो सकता है सारे गलत हो जाए, या हो सकता है स्टार्टिंग और एंड वाला सही हो जाए। तो अगर आप नहीं भी कर पाएंगे, थोड़ी भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो स्टार्टिंग और एंड 2 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा। कंक्लूजन और स्टार्टिंग सेंटेंस आप अगर ढूंढ लेना चाहते हैं तो 2 तब भी हो जाएगा। और अगर आपने पूरी क्लासें जो हमने प्लान बनाई है आपने पूरी क्लासें कर ली, तो जो कि मुझे लगता है कि रीअरेंजमेंट पढ़ाने में मुझे 3 से 4 घंटे के करीब लगेगा। और ये 3 से 4 घंटे पढ़ाने का मतलब हुआ कि ये करीब 4 क्लास में जाएगा अगर 1 घंटे रोज क्लास लेता हूँ तो। क्योंकि जो टाइप हम आपको सिखाएंगे उस टाइप का एक एग्जाम्पल साथ में लेकर चलेंगे। तो पढ़ाने की प्रक्रिया थोड़ी स्लो और टाइम टेकिंग है, लेकिन डाउट्स को रिमूव करते हुए कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बिलो से एकदम स्मॉल वाले लेवल से लेकर के आपको कैट के लेवल तक जाएंगे। जिन लोगों की ये अरेंजमेंट बहुत एडवांस है, बहुत एक्सपर्ट हैं जो लोग, उन्हें हो सकता है शुरू में थोड़ी बोरियत लगे कि बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं एकदम बेसिक से लेकर के फिर टॉप लेवल तक जाऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत थोड़ा स्लो होगा और एक एक सेगमेंट को विधिवत निपटते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए। तो जो सेंटेंस पैराग्राफ अरेंजमेंट होगा 2 तरह का होगा। एक एसएससी और एनडीए सीडीएस वाला होता है जिसमें S1 S6 दिया होता है, PQRS आपको अरेंज करना होता है। और एक बैंक वाला होता है जिसमें एक ही पैराग्राफ होता है, ABCDEF करके सेंटेंस अलग अलग होते हैं। एक बार आप अरेंज कर लीजिए और 5 क्वेश्चन के आंसर दे लीजिए। ये 2 तरह के पैराजम्बल्ड के क्वेश्चन होते हैं। चलिए, तो पैराजम्बल्ड के क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पैराजम्बल्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जब, तो हम उसमें क्या अप्रोच लेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, कैसे पैराजम्बल्ड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पैराजम्बल्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक अप्रोच लेनी पड़ती है, एक नजरिया, एक दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ता है हम लोगों को। तो सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसके अलावा मैं पहले अपने मन की बात कुछ आपसे कर लें। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी रीडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बड़ी अच्छी मतलब आप जादूगर नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप 5-6 सेंटेंस पढ़ लें तो आपको ये समझ में आ जाना जरूर चाहिए कि वो सेंटेंस किस बारे में है। मतलब आपको थीम पकड़ना आना चाहिए। तो एक बार आप सरसरी नजर से सारे सेंटेंस पढ़ के ये पता लगाने की कोशिश करिए कि सेंटेंस इज व्हाट अराउंड, किस चीज के इर्द गिर्द ये सेंटेंस बना हुआ है। टॉपिक, सेंटेंस या थीम आपको पकड़ लेनी होगी। जब आप थीम पकड़ लेंगे तो वो थीम जो होती है वो पहला ही सेंटेंस अक्सर होती है, और पहले सेंटेंस में आपको थीम पता लग जाएगा कि ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस है या किसी बीमारी के बारे में, व्हाट एवर इज द सेंटेंस अबाउट, पैराग्राफ अबाउट, ये पता चल जाएगा। तो पहला काम तो ये कर लीजिए आप, सबसे जरूरी हो जाता है।
उसके बाद जब आप पहला सेंटेंस पकड़ लेंगे तो उसी के इर्द गिर्द ये सेंटेंस होंगे, फिर देखा जाएगा कि सेंटेंसेस में रिलेशन क्या है, कंट्रास्ट आइडिया है या एक दूसरे के विरोध में है, या कोई बात कही गई है, कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी दी गई है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा, या कोई बात कही गई है जिसको एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है। कई सारे अप्रोच होते हैं। तो हम लोग वही आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेंटेंस जो पैराग्राफ अरेंजमेंट होता है उसमें व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेज, कौन कौन सी वो अप्रोचेज हैं, किन किन टाइप से पैराग्राफ डेवलपिंग होती है, किस किस तरह के सेंटेंस, किस तरह के पैराग्राफ होते हैं। तो कुछ जो हमने चार्ट के निकाले हैं, कुछ जो ढूंढे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स कलेक्ट किए अलग अलग एग्जाम्स से, तो ढूंढ के हमको कुछ अप्रोचेज मिली हैं। तो जो हमको अप्रोचेज मिली हैं, जो हम ढूंढ पाए हैं, तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। जो पहली अप्रोच है वो क्या होता है कि एक ऑप्शन एलिमिनेशन होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन बी हुआ, ऑप्शन सी हुआ, ऑप्शन डी हुआ, 4 ऑप्शन हुआ। तो मान लीजिए ये पता चल गया आपको किसी तरह के कि सी वाला जो सेंटेंस है वो सी से मतलब क्यू, पी क्यू आर से शुरू हो रहा है। तो पहला आपका पी से ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन एस से हो गया, तीसरा ऑप्शन एस से हो गया, चौथा ऑप्शन आर से हो गया। अगर आपको ये पक्का हो गया कि सेंटेंस आर से ही शुरू होगा और आर आपको एक ऑप्शन में ही मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा, आपने पहला सेंटेंस पकड़ लिया, ओपनिंग स्टार्टर पकड़ लिया, और आपको पता है कि कुछ भी हो जाए ये पैराग्राफ आर वाले सेंटेंस से ही स्टार्ट होगा, और ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आर से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर यही होगा, बाकी के चारों ऑप्शन आपके कट गए। तो ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। मतलब जो ऑप्शन सुटेबल नहीं है, जो गलत सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें आप काट दीजिए, तो हो ही नहीं सकती। तो काट देंगे तो आपके पास एक ही सुटेबल ऑप्शन बचेगा, इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। अभी कुछ देर बाद आपका इसका एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। दूसरी जो अप्रोच है वो हमारी क्रोनोलॉजी की है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, समय का क्रम। ये क्या होता है, क्रम किसका होता है, समय और घटनाओं का। तो समय और घटनाओं का क्रम होता है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए ये कहा जाता है कि लखनऊ पैक्ट, आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो मैं आपको इतिहास से एक उदाहरण लेके बताता हूँ कि कांग्रेस और लीग समझौता हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है ना। तो वो कांग्रेस लीग पैक्ट 1916 में इलाहाबाद में समझौता हुआ था। एक अधिवेशन ये हो गया, एक घटना ये हो गई, और एक घटना ये हो गई कि साइमन कमीशन 1928 में आया था इंडिया में, एक घटना ये हो गई। एक घटना ये हो गई कि 1905 या 6 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और एक घटना है कि 1932 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, या आप डांडी मार्च को लिख सकते हैं। तो ये 4 घटनाएं लिखी हुई हैं। अगर ये कहा जाए कि इनको आप एक क्रम में लगाएं, इन घटनाओं का जिक्र किया गया हो, तो वही घटनाओं का जिक्र करना हो, क्रम से लगाना हो, तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत कितनी भी कम बुद्धि होगी, आदमी क्या करेगा, जो 1905 की घटना है उसको पहले करेगा, फिर 1916 की घटना की बात करेगा, फिर 1928 की बात करेगा, फिर उसके बाद 1932 की घटना की बात करेगा। तो ये समय का क्रम होता है, तो एक क्रमबद्धता होती है। जैसे दिन भर का कोई काम होता है, एक दिन तक कोई काम होता है, तो आदमी सुबह से शुरू करेगा और शाम तक के कामों को गिनाएगा। ये तो नहीं होगा ना पहले दोपहर का काम गिनाया, फिर सुबह का काम गिनाया, फिर रात का काम गिनाया, फिर शाम का काम गिनाया, ऐसे नहीं होता ना। तो एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। वैसे जो मैंने बच्चे की बात की थी, जो अपने मामा की शादी में गया था, वो घटनाओं को उल्टा पुल्टा कर दिया था, वहां भी आपको क्रमबद्ध करना पड़ेगा, तो उसी को कहा जाता है क्रोनोलॉजी। तो ये क्रोनोलॉजी सेट करनी होती है। काफी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से आते हैं। अब इस क्रोनोलॉजी में कई सारी चीजें होती हैं, कभी कभी घटनाएं होती हैं, कभी कभी कोई मैकेनिकल प्रोसेस होता है, कभी कभी कोई मतलब इसी तरह के तमाम सारी चीजें होती है, कोई डिजीज इंक्यूबेशन आता है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी। तो हमारा तीसरा जो सेगमेंट है, तीसरा है कि फाइंडिंग फर्स्ट सेंटेंस। फाइंडिंग फर्स्ट सेंटेंस, अभी हमने कहा था कि पहला सेंटेंस पता लगाना, स्टार्टिंग का सेंटेंस पता लगाना। एक अप्रोच ये होती है कि हम ये पता लगा कि पहला सेंटेंस इसमें कौन है, उसके बाद हम ऑर्डर लगा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। एक अप्रोच ये होती है क्लासिफिकेशन या यू टर्न होता है। क्लासिफिकेशन या यू टर्न का मतलब क्या हुआ, आपको जब आप 6-5 सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें एक सेंटेंस ऐसा मिलेगा जो यू टर्न होता है। यू टर्न का मतलब हुआ कोई एक चीज ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मान लीजिए बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल की पहले आपने क्या बना दिया, पहले बायोफ्यूल की अच्छाइयाँ बता दी तो प्लस पॉइंट हो गया, और बाद में बायोफ्यूल की कमियां बताई तो निगेटिव पॉइंट हो गया।
तो एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें ये लिखा होगा कि बायोफ्यूल में सब कुछ अच्छा ही नहीं है, जहाँ कुछ अच्छा है वहीं कुछ कमियां भी हैं। तो ये जो सेंटेंस होगा जो ये कह रहा होगा कि एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन विद बायोफ्यूल, तो यही सेंटेंस यू टर्न दे रहा है बायोफ्यूल को प्लस से माइनस की ओर। इसका मतलब इस सेंटेंस के पहले बायोफ्यूल की अच्छाइयाँ गिनाई जाएंगी, इसके बाद बायोफ्यूल में कमियां निकाली जाएंगी। तो एक तरह से ये यू वाला यू सेंटेंस, ये जो यू टर्न वाला होता है, ये बीच की डिवाइडिंग लाइन का काम करता है, ये बीच में आ जाएगा और बायोफ्यूल की अच्छाइयाँ सब पहले आ जाएंगी, कमियां सब बाद में आ जाएंगी, और सबसे पहले क्या आ जाएगा, बायोफ्यूल का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बायोफ्यूल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद बायोफ्यूल की अच्छाइयाँ, फिर यू टर्न वाला सेंटेंस आएगा, उसके बाद बायोफ्यूल में कमियां दिखा दी जाएंगी। तो ये वर्गीकरण कर दिया जाता है। या कभी कभी ऐसे सेंटेंस शुरुआत में ही दे दिया जाता है कि समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। जब शुरुआत में कह दिया कि समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, इसका मतलब अब पहले एक तरह के लोग बताए जाएंगे, उनके बारे में बताया जाएगा, फिर दूसरे तरह के लोग बताए जाएंगे। तो इस तरह से वर्गीकरण कर दिया जाता है। एक सेंटेंस लिखने के बाद हो सकता है दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाए, फिर एक एक पर एक एक दो सेंटेंस होंगे, इस तरह से आपको पता लग जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन का पैटर्न होता है। इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे, हम आपको एग्जाम्पल में आगे चल के दिखाएंगे। फिर एक पांचवा अप्रोच होती है आइडिया और एक्सप्लेनेशन की। आइडिया एक्सप्लेनेशन क्या चीज होती है, तो एक विचार दिया जाता है, उसमें कोई एक फिलॉसफी होगी, कोई एक विचारधारा होती है, कोई एक फिलॉसफी और विचारधारा। जैसे मान लीजिए ये कह लिया जाता है कि अशिक्षा और बेरोजगारी से अपराध बढ़ते हैं, तो अशिक्षा और बेरोजगारी से अपराध, या ये कह लेते हैं गरीबी और बेरोजगारी से अपराध बढ़ते हैं। तो ये एक विचारधारा हो गई, एक आइडियोलॉजी हो गई कि गरीबी और बेरोजगारी से अपराध बढ़ते हैं। अब इसी बात को साबित करने के लिए कैसे, क्या ये इन्होंने कह दिया कि गरीबी और बेरोजगारी से अपराध बढ़ते हैं, उसके बाद के जो सेंटेंस होंगे वो इस बात को साबित करने के लिए होंगे कैसे, मतलब ये सिद्ध करने के लिए कि कैसे बेरोजगारी और गरीबी से अपराध बढ़ते हैं। तो जो कारण बताएंगे, जो इस बात को प्रूफ करने के लिए एविडेंस के तौर पर आएंगे, वो सारे सेंटेंस इस मूल सेंटेंस के बाद लगेंगे। तो गरीबी और बेरोजगारी के नाते अपराध बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी आइडिया। और उसके बाद जो इसको समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए जितने सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, एक्सप्लेनेशन होंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस के क्रम लगा लेते हैं। उसके बाद अप्रोच में जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या है, वो है जनरल और स्पेसिफिक। तो जनरल और स्पेसिफिक में क्या होता है, पहले जनरल के सेंटेंस लिखे जाते हैं, बाद में स्पेसिफिक सेंटेंस लिखे जाते हैं। तो रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरल और स्पेसिफिक क्या चीज होती है। तो जनरल होता है जिसमें सबकी विशेषताएं कॉमन रूप से कही जाती हैं, स्पेसिफिक में एक एक को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में ये कहा जाए कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है। जैसे ये कहा जाए कि श्रीलंका में बेरोजगारी दर अधिक है। फिर एक सेंटेंस ये कहा जाता है कि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय और बेरोजगारी का प्रति व्यक्ति आय कम होती है और बेरोजगारी की दर अधिक पाई जाती है। तो ये तीन वाक्य लिखे गए, तो इसमें कौन सा सेंटेंस पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। तो जाहिर सी बात है इंडिया स्पेसिफिक एक कंट्री की बात हुई, श्रीलंका स्पेसिफिक एक कंट्री की बात हुई। और तीसरा सेंटेंस है विकासशील देशों की बात हुई, तो इंडिया विकासशील देश है, श्रीलंका विकासशील देश है। तो विकासशील देशों की बात पहले आएगी। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप झोला लेके सब्जी खरीदने जाते हैं, तो एक झोले में क्या रखेंगे, प्याज, आलू, टमाटर, धनिया, हल्दी, मिर्चा, और एक झोले में क्या रखेंगे, बिस्कुट, नमकीन, चावल, ये सब चीजें रखेंगे। तो परचून की दुकान से जो खरीदा वो एक झोले में, और सब्जी की दुकान से जो खरीदा वो एक झोले में। ठीक उसी तरह से सेंटेंस भी होते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट के साथ जितने स्पेसिफिक सेंटेंस होंगे सब एक साथ। जैसे इंडिया की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो ये हुआ विकासशील देशों की विशेषता है। श्रीलंका की बेरोजगारी दर अधिक है, तो क्या होगा, विकासशील देशों की विशेषता है। तो पहले विकासशील देशों की विशेषता बताएंगे आप, डेवलपिंग कंट्रीज की विशेषता बताएंगे, उसके बाद दोनों डेवलपिंग कंट्रीज को उदाहरण के तौर पर उसके बाद में लगाएंगे। तो विशेषता जनरल सेंटेंस पहले होगा और स्पेसिफिक वाले सेंटेंस चूंकि एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग किए गए हैं इसलिए वो बाद में आने चाहिए। तो ये हो गया जनरल और स्पेसिफिक का फंडा। बाद में हम उदाहरण देके इस बात को समझाएंगे, अभी केवल ऐसे ही कर रहे हैं। अभी आपको अप्रोच बता रहे हैं। ये थ्योरी और एग्जाम्पल वही बात हो गई लगभग जो जनरल और स्पेसिफिक में बात की थी। थ्योरी और एग्जाम्पल की बात वही जो अभी मैंने कह दिया, वही विकासशील देशों में बेरोजगारी दर अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, ये थ्योरी हो गई। और एग्जाम्पल में कौन आ गया था, भारत और श्रीलंका एग्जाम्पल में आ गए थे। तो वही बात जनरल, स्पेसिफिक और थ्योरी, एग्जाम्पल लगभग एक ही चीज है।
अब 8वीं अप्रोच जो होती है वो देखी मैंने कई बार फुल फॉर्म और एक्रोनीम की। फुल फॉर्म और एक्रोनीम, मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखा है WHO और एक सेंटेंस में लिखा हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा सेंटेंस पहले होगा और कौन सा बाद में होगा, आपको क्या लगता है? कैन यू टेल मी? तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि फुल फॉर्म वाला सेंटेंस पहले आता है और जो एक्रोनीम वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा बाद में होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि तुरंत बाद में आए, मतलब जो एक्रोनीम वाला सेंटेंस है दैट मस्ट फॉलो इमीडिएटली आफ्टर द फुल फॉर्म, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि बी वाले सेंटेंस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है और ए वाले सेंटेंस में WHO लिखा है, तो जरूरी नहीं कि बी के तुरंत बाद ए आए। हो सकता है बी के बाद डी लगे, डी के बाद सी लगे, लेकिन ये तय बात है कि ए हमेशा बी के बाद ही आएगा, चाहे सी डी के बाद ही क्यों ना लगाना पड़े। यह है कि बाद में ही रहेगा, इमीडिएटली आफ्टर, मतलब बी के तुरंत बाद ए लगा हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तुरंत बाद WHO लगाना हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में होगा ये जरूरी है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया फुल फॉर्म और एक्रोनीम का। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अब आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो ये इसमें जो SSC में होता है PQRS वाला, इसमें तो कंक्लूजन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो S6 में दिया ही रहता है। जो लोग बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, खास तौर से बैंक वाले और कैट वाले, वो लोग तैयार रहें कि इनमें कंक्लूजन का सेंटेंस ढूंढना होता है, क्योंकि जब ये पूछा जाता है विच वन इज द लास्ट सेंटेंस, इनमें से लास्ट सेंटेंस कौन सा है, तो आपका 1 नंबर का काम बन जाता है। इसलिए आपको कंक्लूजन पहचानने की कला सीखनी पड़ेगी, और ये कला आपको सीखनी है तो आपको मेरे साथ क्लास लेना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। हम कंक्लूजन वाली अप्रोच पर आज तो फिलहाल किसी कीमत पर नहीं पहुंचेंगे। जितने अप्रोच आज हम पढ़ा लेंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो में कितने अप्रोच होंगे और उसके नेक्स्ट में कितने अप्रोच होंगे। हम 10 अप्रोचेज का जिक्र किए हैं, 10 अप्रोच पढ़ाएंगे। अब कब आ जाएगी ये 10वीं, अब ये डिपेंड करता है कि आज की क्लास कितनी लंबी होती है। अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो 10 की 10 अप्रोच पढ़ डालिए, मेरी राय यही है। चलिए 10वीं अप्रोच क्या है? 10वीं अप्रोच होती है मैंडेटरी पेयर की। मैंडेटरी पेयर क्या होता है? कुछ ऐसे क्लूज होते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है क्लूज, ये देखिए लिखा है क्लू माने क्या होता है? सुराग। लिंक का मतलब क्या होता है? चेन, कड़ी। तो कुछ ऐसी कड़ियां हैं, कुछ ऐसे लिंक्स हैं, कुछ ऐसे क्लू हैं जो ये दिखा देते हैं कि इसके बाद यही लगेगा। मतलब पूरा सेंटेंस तो नहीं सेट करेंगे, लेकिन कम से कम 2 सेंटेंस जरूर फिट करेंगे। इसके बाद ये, तो इसके बाद ये, इतना तय हो जाएगा। इसके बाद ये 2 सेंटेंस की सेटिंग वो जरूर बता देंगे। तो 2 सेंटेंस की सेटिंग या पेयर जो होता है वो मैंडेटरी पेयर ढूंढ के बता देते हैं। तो 10वें में हम लोग ढूंढेंगे कि वो क्लूज या वो लिंक्स क्या होते हैं। तो वो क्लूज और लिंक्स कुछ हमने ढूंढे हैं, जैसे नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की बात करेंगे, आपको बाद में डिटेल में समझाएंगे भी। तो जैसे कुछ प्रोनाउन होते हैं जो शुरू से लग सकते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई है, वी है, तो राइटर अपने लिए चूंकि यूज करता है आई और वी, तो ये सेंटेंस में पहले सेंटेंस से आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। यू पहले सेंटेंस से आ सकता है, लेकिन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ही है, सी है, इट है और दे है, तो ये शुरू में नहीं आएंगे कभी भी। ही, सी, इट और दे, देम, देयर, हिम, हर, ये सब पहला सेंटेंस कभी नहीं हो सकते। हमेशा किसी ना किसी अपने नाउन के बाद ही आएंगे। जैसे किसी सेंटेंस में लिखा है कि ही वॉज गोइंग टू मार्केट, और एक सेंटेंस में लिखा हो कि मोहन इज माई फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है कि ही इज गोइंग टू मार्केट में ही किसके लिए लिखा है? मोहन के लिए लिखा है। तो पहले आप मोहन कहेंगे, मोहन इज माई फ्रेंड, बाद में लिखेंगे ही इज गोइंग टू मार्केट। कभी ये नहीं हो सकता कि ही इज गोइंग टू मार्केट और मोहन इज माई फ्रेंड, ना, कभी नहीं। ही किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया है, तो पहले मोहन का नाम आएगा, बाद में ही आएगा। प्रोनाउन ऑलवेज फॉलोज इट्स नाउन। प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के पीछे पीछे आएगा, नाउन को फॉलो करेगा। अब यहाँ भी वही बात आई, इमीडिएट आफ्टर लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो नहीं कहा जा सकता। मतलब इट इज नॉट सर्टेन दैट प्रोनाउन विल बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, बट इट इज श्योर दैट प्रोनाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर नाउन। तो प्रोनाउन को नाउन के बाद यूज किया जाएगा ये तो श्योर है, इमीडिएटली आफ्टर यूज किया जाएगा ये कोई जरूरी
नहीं है। एक बात समझ में आई। तो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के बाद में आता है। तो मान लीजिए ऊपर के सेंटेंस में ही आ गया, सी ही गया, इट आ गया, तो आप पहले फर्ज कर दिए ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। या तो पहले ही सेंटेंस में उस नाउन का जिक्र आ जाए, एक बार नाउन का जिक्र आ जाएगा उसके बाद आप दे लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं। तो नाउन प्रोनाउन की बात आ गई। चलिए अब आते हैं कंट्रास्ट आइडिया। कंट्रास्ट आइडिया में क्या होता है? तो कंट्रास्ट आइडिया में जैसे एक सेंटेंस अपने एक पूर्वगामी सेंटेंस का विरोधी होगा। मान लीजिए किसी सेंटेंस में लिखा है बट, ठीक है ना, क्या लिखा? बट लिखा। तो बट मतलब होता है किंतु। तो आप शुरुआत में कैसे किंतु कह सकते हैं? स्टार्टिंग में किंतु कैसे कह देंगे? किंतु, लेकिन, परंतु, ये सब तो शुरू में नहीं बोल सकते हैं ना। तो ये शुरुआत में है, किंतु परंतु शुरू में नहीं लगेगा। या जैसे लिखा वहीं दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, तो ऑन द अदर हैंड आप शुरू में नहीं लगा सकते। ऑन द कंट्रेरी शुरुआत में नहीं लगा सकते हैं ना। तो शुरू में आप बट, येट, ऑन द कंट्रेरी ये सब शुरुआत में नहीं लगाएंगे। ऑन द अदर हैंड शुरू में नहीं लगाएंगे। पता चल जाता है कि ये किसी इसके पहले कोई सेंटेंस आएगा जो ठीक इसके अपोजिट में अपोजिट बात कही गई हो जिसमें। तो ये हो जाता है कंट्रास्ट आइडिया। तो इससे भी दो सेंटेंसेस का पेयर बन जाता है। पता लग जाता है कि ये वाला फला वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस के बाद आएगा, इतना तो पक्का बन जाता है। यानी कि ये जो है वो एक जोड़ा बनाने के काम आ जाएगा। ये जितने भी 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं लिंक और पेयर, लिंक और क्लूज, ये तो पेयर बनाने के काम आ जाते हैं। जोड़ा आराम से बना देते हैं। राम सीता का जोड़ा की जोड़ी बन जाती है। तो इतना पता लग जाते हैं। तो जब राम सीता की जोड़ी बन जाएगी तो उर्मिला और लक्ष्मण की जोड़ी बन ही जाएगी। काहे परेशान है? पहले आप राम सीता की जोड़ी बना लीजिए, इतना योग्य हो जाइए कि राम सीता की जोड़ी बना लीजिए। उसके बाद तो उर्मिला और लक्ष्मण की और भरत शत्रुघ्न इन सब की भी जोड़ियां बन ही जाएंगी। राम सीता के साथ ही सबकी जोड़ियां नहीं थे। चलिए एक बना लेंगे, सबकी बन जाएगी। चलिए आते हैं काज इफेक्ट। काज इफेक्ट में काज में क्या हो गया? कारण, और बाद में इफेक्ट क्या हो गया? इफेक्ट हो गया परिणाम, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी सेंटेंस में सो लिखा होगा, सो के बाद लिखा है कि सो ही वाज पनिश्ड बाय हिज फादर, सो ही वाज पनिश्ड बाय हिज फादर, इसलिए उसके पापा ने उसको सजा दी। किस लिए? क्यों? पापा ने उसको 2 तांटे मारे या पापा ने उसको 10 बार उठक बैठक लगवाया, क्यों? पहले तो आप ये नहीं बोल सकते हैं ना कि पापा ने उसको 10 बार उठक बैठक लगवाई। पहले तो बताना पड़ेगा उसने क्या गलती की थी। तो पहले कारण बताएंगे, उसके बाद ही तो आप परिणाम लगाएंगे। तो कोई सेंटेंस मान लीजिए सो से शुरू हुआ हो, सो लगा हो, देयरफॉर लगा हो, दैट्स व्हाई लिखा हो, तो ये आप शुरुआत नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है इसके पहले कोई कारण होगा। तो बिना कारण के तो परिणाम नहीं होगा। पहले आपको कारण बताना होगा तब परिणाम की ओर आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए परिणाम और कारण हो। मान लीजिए कहीं लिखा हो बिकॉज ही वाज लेट, तो बिकॉज ही वाज लेट तो क्योंकि उसे देर हो गई थी, तो इसके पहले आपको परिणाम बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिकॉज लगा हो तो बाद में कारण बताएंगे, सो देयरफॉर होगा तो बाद में परिणाम बताएंगे, पहले कारण बताएंगे। ये सब चीजें हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंडेटरी पेयर में जो हमारे पास बी वाली अप्रोच है वो है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि समानांतर सेंटेंस चलता है जो सेंटेंस को आगे बढ़ाता है। मतलब जिस सेंटेंस के पहले ये लगा होगा ठीक वैसा ही सेंटेंस इसके पहले होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार मैंने भी डिसाइड किया कि घर बनवाने का कार्य 1 साल के लिए रोक दिया जाए। तो ठीक उसी प्रकार मैंने भी डिसाइड किया कि घर बनवाने का कार्य 1 साल के लिए रोक दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक उसी प्रकार। किस प्रकार? इसका मतलब पहले किसी ने घर बनवाने का कार्यक्रम रोका है। तो जो ठीक उसी प्रकार के बाद आप जो कथन, जो स्टेटमेंट, जो बात कह रहे हैं उसी तरह का कथन और स्टेटमेंट ठीक उसी प्रकार के पहले भी आना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार के लिए क्या लगाएंगे? लाइकवाइज लगाएंगे, सिमिलरली लगाएंगे, और जैसे लिखा होता है इसके अलावा मोर ओवर लगाएंगे। तो सिमिलरली, लाइकवाइज, मोर ओवर, एंड लगा सकते हैं, आल्सो लगा हो, एज वेल लगा हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, फर्दर मोर लगा हो, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो बात को आगे बढ़ाते हैं। एक स्टेटमेंट दिया गया, एक बात कही गई, उसी बात को, उसी तरह की बात को और आगे बढ़ाते हैं, तो वो होते हैं पैरेललिज्म के सेंटेंस होते हैं। तो पैरेललिज्म, अगर आपने पेयर ढूंढ लिया, फिर बात वही आई, पेयर ढूंढ लिया आपने तो राधा कृष्ण की जोड़ी बन जाएगी। जब राधा कृष्ण की जोड़ी बन जाएगी तो आपका एक सेंटेंस पेयर बन जाएगा, बाकी भी बन जाएंगे। अब आई बात, एक अप्रोच आती है किसकी? आर्टिकल्स की। आर्टिकल से भी एक पेयर तो फिलहाल बन जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आर्टिकल्स है, कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि द बुक, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस लिखा हो कि द बुक वाज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, द बुक वाज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद,
फिर इसमें एक सेंटेंस लिखा हो, मान लीजिए यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ सी लिखा, उसके बाद लिखा हो यहाँ पर ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। चलिए, तो उसने मुझे एक किताब दी और किताब मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। बीच में एक सेंटेंस लिखा गया, एक दिन मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, यहाँ लिखा एक दिन मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, वहाँ आ गया माई फ्रेंड इस सेंटेंस में। तो अब ये बताइए कि यहाँ बुक के पहले क्या लगा हुआ है, द। तो बुक के पहले द तो पहले नहीं आ सकता, पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, आ बुक आना चाहिए ना, आ बुक। उसने मुझे एक किताब दी, जब कहा कि उसने मुझे एक किताब दी, तभी तो आप कहेंगे कि वो किताब मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। तो जब आप कहेंगे कि वो किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई थी, तो वो किताब कौन सी किताब भाई? आपने कहा वो किताब मुंशी प्रेमचंद की लिखी थी, कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी, कैसे पता आपको? जब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी, तभी तो आप हम जान पाएंगे। तो इसके पहले कि आप ये बोलें कि वो किताब मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी, आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी। अच्छा, मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी, तो इसमें जहां वो किताब दे रहा है वहां ही लगा हुआ है, तो ही कौन, ही कौन, मेरा दोस्त, इसका मतलब इसके पहले क्या आएगा, माई फ्रेंड। यानी कि इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, पहले बी आना चाहिए, माई फ्रेंड, फिर आना चाहिए सी, उसके बाद क्या आना चाहिए, ए, ठीक है ना, क्योंकि सी में है आ बुक और ए में है द बुक, और सी में है ही और बी में है माई फ्रेंड। अब आप समझ गए होंगे ना कैसे अरेंजमेंट लगता है, नाउन के बाद प्रोनाउन, और यहाँ प्रोनाउन वाले में आ बुक लगा और ए वाले में द बुक लगा, एक पेयर यहाँ मिल गया। तो मैंने कहा था ना, रामकृष्ण की उनकी सीता और राम की जोड़ी ढूंढ लीजिए और लक्ष्मण और उर्मिला की जोड़ी अपने आप बन जाएगी। तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं, पहले आप जोड़ियां तो ढूंढना शुरू करिए। चलिए, आर्टिकल की बात समझ में आ गई होगी आपको, आ पकड़ना है और दा पकड़ना है, आ पहले आएगा और दा बाद में आएगा। चलिए, एक चीज आती है क्वेश्चन और आंसर की, ये बहुत गजब का पेयर है भाई, बहुत गजब का पेयर पकड़ में आता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, लेकिन पूछा अक्सर गया है कि मान लीजिए कोई 5 सेंटेंस का एक अरेंजमेंट है, 6 सेंटेंस का एक अरेंजमेंट है, तीसरे नंबर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले क्वेश्चन में उसका जवाब दिया है, पहले सेंटेंस में लिखा है कि द आंसर इज सिंपल, और चौथे में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बाद ही तो आप जवाब देंगे। तो पहले क्वेश्चन आप रखेंगे, उसके बाद ही आप जवाब रखेंगे। तो क्वेश्चन पहले और जवाब बाद में, याद, क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आते हैं कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। अभी सारे का एग्जाम्पल दूंगा, आप डोंट वरी, पहले बात कर ले फिर उस एग्जाम्पल देके सब समझाएंगे। ट्रांजिशन वर्ड्स, कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो अपने बाद आने वाली बात को क्लू कर देते हैं, संकेत दे देते हैं। ये ट्रांजिशन वर्ड्स कौन होते हैं, इन्हें आप पकड़ लीजिए, आपका अरेंजमेंट बन गया। ट्रांजिशन वर्ड्स में एक हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आया, मैंने पहले बात की थी, आई, वी और यू शुरुआत से लेकर लास्ट तक हो सकते हैं, कोई क्लू नहीं मिलेगा। जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ही है, सी है, इट है, दे है। अब हिम है, हिज है, हर है, देम है, दे है, ये सब के सब हैं। इट्स हुआ, तो ये शुरुआत में नहीं आएंगे, अपने नाउन के बाद आएंगे। उदाहरण थोड़ी देर पहले आपने देख लिया। उसके बाद दूसरा है जो ट्रांजिशन वर्ड, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, दैट है, एज है, जिसका मतलब होता है जो, जब, जहां, जिसने, जिसको। तो ये भी हमेशा जैसे जो, जहां, जब ने, जिसको लिखा होगा तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करेंगे। तो ये किसके बाद लगेंगे, ये लगभग तय कर देते हैं। कैसे कर देते हैं ये एग्जाम्पल में आपको बताएंगे, आप पहले ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बात, चलिए ये बात पढ़ा लें तब बताते हैं। तीसरा जो ट्रांजिशन वर्ड है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन, दोनों लग सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन क्या होता है, जैसे दीज है, दोज है और दैट है, दिस है, तो 4 हो गए, दिस, दैट, दिस, दोज। केवल दिस लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस बुक लिखा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके अलावा भी है सच, सच के बाद लिखा है सच बुक्स और सच पीपुल, तो सच पीपुल का मतलब आप उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण दे रहे हैं, पहले ही कह चुके हैं, उदाहरण बाद में आएगा। तो दिस, दैट, दिस, दोज लिखा हो तो ये भी बाद में आएगा। जैसे कहीं लिखा हो कि जैसे
किन्हीं बच्चों की बात हो रही हो, बाद में कहा जाए कि दोज बॉयज, ठीक है, दोज बॉयज बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, तो दोज बॉयज से मतलब इसके पहले ही उन बच्चों का जिक्र आ जाना चाहिए। तो ये कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स थे। तो अभी जो हम लोगों ने अप्रोच में पढ़ा, अब उस अप्रोच में एक चीज आ गई मैंडेटरी पेयर, और मैंडेटरी पेयर में ट्रांजिशन वर्ड्स आ गए। तो ये सब जो चीजें आई हैं इन्हें आप नोट कर लीजिएगा बच्चा। एक बार आपने पढ़ लिया, कापी किताब लेके बैठे रहिए, नोट करते चलिए। इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर मैं उसको लिखाया थोड़े ना मिल रहा है। तो चलिए, अब हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया, बेसिक समझ लिया, एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज है। तो पहले हमने लिया था ओमिशन ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे इसका उदाहरण देने जा रहे हैं आप लोगों को। तो उदाहरण वही है जो थोड़ी देर पहले हमने सेंटेंस में पढ़ा था, सेंटेंस जम्बल्ड में। तो सेंटेंस जम्बल्ड में देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, लिखा है इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट, इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट, यहीं पर खत्म हो गया। नोट दैट के बाद, अब इस दैट के बाद क्या जुड़ सकता है, दैट के बाद दैट नहीं जुड़ेगा, तय बात है। दैट के बाद बट नहीं लगेगा, ये भी तय बात है। और ये यस वाले सेंटेंस में देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है, ये लास्ट में होगा, तो ये लग नहीं सकता पहले, ये लग नहीं सकता, और ये वाला लास्ट में होगा, ये बात तय है। और ये वाला S6 है, आखिरी सेंटेंस हुआ, तय बात है, तो यही तो होगा फर्स्ट ना। ये बात आपको पता चल गई, बिना पूरा सेंटेंस पढ़े, बिना मेहनत मशक्कत किए, सीधे सीधे समझ में आ गया। पी पहला है, क्रम में पी पहले होगा। तो अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि इसमें पी से शुरुआत हुई है। देखिए इसमें आर से शुरू हुआ है, इसमें एस से शुरू हुआ, इसमें पी से शुरू हुआ, इसमें आर से शुरू हुआ। तो ये सेंटेंस आर से, आर में क्या हुआ है, बट लगा हुआ है, दैट के बाद बट नहीं लगा सकते हो, आर से शुरू नहीं हो सकता, ये बात तय हो गई, ठीक है ना। तो दोनों गलत हो गए, ए और डी गलत हुआ। एस में देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, आखिरी सेंटेंस होगा, तो ये किसी कीमत पर एस वाला भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी बी गलत हुआ। तो पी से शुरू होगा, और पी से शुरू होने वाला एक ही सेंटेंस है, बाकी सब एलिमिनेट हो गए, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन। तो आपने सेंटेंसेस को एलिमिनेट कर लिया, आपका काम फ्री में हो गया, बहुत कम मेहनत में हो गया। तो लेकिन ये चालाकी हर जगह नहीं लगती, कभी कभी पी से ही शुरू होने वाले दो ऑप्शन होते हैं, तब वहां आपकी ये चालाकी नहीं लगेगी। लेकिन अब कोई एक ही तरीका नहीं होता ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कई तरीके होते हैं। एक अप्रोच ये भी है। तो जब आप पहला सेंटेंस पा जाइए, तो पहला सेंटेंस जब पा जाइए, तुरंत जरा ऑप्शन पर एक नजर मार लीजिए कि अगर हमको पहला मिल गया है तो क्या इससे शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है या कुछ और है। अगर एक ही ऑप्शन है तो इट इज माई एडवाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो आप पूरा सेट करने में, अपनी विद्वता झाड़ने में और वहां पर अपने आप को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर कॉपी कंप्यूटराइज्ड चेक होती है, उसको ये नहीं पता कि आपको बाकी सेट करना आता था कि नहीं आता था, आपने पूरा सेंटेंस अरेंज किया था कि नहीं अरेंज किया था, इससे उसको कोई मतलब नहीं, आपके सही ऑप्शन से मतलब है। अगर आप 10 सेकंड में सही ऑप्शन लगा लिए तो कोई जरूरत नहीं है, कोई ईगो का प्रश्न नहीं है कि हमने पूरा नहीं सॉल्व करना, हम पहले पूरा सॉल्व करेंगे। कभी कभी लोगों को लगता है अरे हम पूरा छोड़ेंगे, हमें नहीं आता, हम पूरा सॉल्व करेंगे, हमें नहीं आएगा, पूरा लगा के सेट करके तब आंसर मिलाएंगे। नहीं भाई, कभी कभी बुद्धिमानी से काम करिए। बुद्धि की जगह जो होती है ना, वो बल के ऊपर है। तो ये बुद्धि यहाँ होती है, और बल कहाँ होता है, भुजाओं में होता है, पैरों में होता है, छाती में होता है। तो बल यहाँ है और बुद्धि यहाँ है, तो बुद्धि का प्रयोग पहले करिए, बल का प्रयोग बाद में। अब किसी ईगो में मत आइएगा कि हम क्यों नहीं, हम कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। आधे लोग इसी चक्कर में चले जाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। हम आते हैं क्रोनोलॉजी। तो नेक्स्ट हमारा है क्रोनोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजी? मैंने कहा था समय का क्रम होता है। समय का क्रम, पहले 1 बजेगा, तब 2 बजेगा ना, 3 बजने के बाद फिर 1 नहीं बजेगा। चलिए, तो क्रोनोलॉजी में कुछ बेसिक्स हैं, किन किन चीजों की क्रोनोलॉजी होगी, चलिए देखते हैं। स्टोरी डेवलपमेंट, क्रोनोलॉजी में क्या होता है, एक आती है स्टोरी डेवलपमेंट, बहुत बेसिक है, 20 क्वेश्चन में से 2-3 इस तरह के होते हैं, सब नहीं होंगे। ये मत सोचिएगा कि हम स्टोरी डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं तो हो गया यहीं पर, नहीं भाई, सबसे सरल से शुरू करेंगे।
एक कभी कभी 20 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन स्टोरी डेवलपमेंट के होते हैं आसान। अगर आप ये नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे अरेंजमेंट में। सबसे आसान है यही करना। स्टोरी डेवलपमेंट में एक कहानी होती है, अक्सर आपकी सुनी सुनाई कहानी होती है। कहानी में शुरुआत से लेकर के आखिर तक की घटनाओं का क्रम आपको लगाना होगा। दूसरा है इसमें मैकेनिकल प्रोसीजर। मैकेनिकल प्रोसीजर में क्या होता है, जैसे कोई मशीन होती है उसमें कैसे काम करती है वो मशीन। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसने अभी हाल ही में नया नया कंप्यूटर खरीदा, तो नया नया कंप्यूटर खरीदा, उसको ईमेल भेजना नहीं आता, तो किसी ने कहा कि जरा मेल भेजिए, आप उसको ईमेल भेजना नहीं आता, उसने आपसे पूछा कि भाई जरा बताओ ईमेल कैसे भेजते हैं कंप्यूटर पे। तो आप बताएंगे उसको कि यार आप वो गूगल पे जाओ, ईमेल खोलो, ईमेल में कंपोज एक ऑप्शन आएगा, कंपोज को क्लिक करो, फिर खुल के आएगा तो उसमें आएगा टू में जिसको भेजना हो उसकी ईमेल आईडी डालो, फ्रॉम पे तुम्हारी पड़ी होगी, फिर सब्जेक्ट में विषय डाल देना, फिर फाइल अटैच करना होगा तो एक ऐसे ऐसे बना होगा, वहाँ क्लिक करोगे फाइल अटैच होगा, तो फिर आप कहीं से जा करके जहाँ जिस ड्राइव में हो वहाँ से फाइल अटैच करो, फाइल ओपन करना, फिर सेंड करना वगैरह। तो आप क्या बताएंगे उसको, पहले आपको फाइल अटैचमेंट करना उसको बताएंगे, या पहले उसको भेजने वाले की या पाने वाले की ईमेल आईडी भरना बताएंगे। तो आपको एक क्रम में बताएंगे ना। तो यही होता है मैकेनिकल प्रोसीजर। तो कोई चीज़, कोई मशीन कैसे काम करती है, कैसे, जैसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो ये एक मशीन होती है, उस मशीन के कार्य करने की विधि होती है, क्या पहले होगा, ये मैकेनिकल प्रोसीजर होता है। इंसिडेंट हैपनिंग, कोई घटना घटी, तो कोई घटना घटी तो घटना घटने में पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। घटनाओं का भी एक क्रम होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है डिजीज इंक्यूबेशन। डिजीज इंक्यूबेशन का मतलब हुआ जैसे कोई बीमारी होती है किसी को, तो बीमारी पहले क्या करेगी, पहले संक्रमण होगा, फिर जब वो बीमारी हमारे शरीर में पहुंचेगी तो शरीर में पहुंचने के बाद उसके वायरस बैक्टीरिया ब्लड में पहुंचेंगे, फिर कैसे वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद किसी पार को फिर डिफेक्ट करेंगे, फिर उसके लक्षण दिखाई देंगे, फिर उसके और बड़े इसमें बढ़ेंगे। तो क्या क्रम होगा, किसी बीमारी को किसी के शरीर में पहुंचने, संक्रमित होने से लेकर के उसके इलाज तक, इलाज क्योरेबल है तो इलाज, और अनक्योरेबल है तो डेथ तक, पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इन्फेक्शन होता है, क्या सिम्टम होते हैं, क्या ऐसे वो डिजीज हमारे शरीर में डेवलप होती है, फिर उसके बाद फाइनल सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर उसका इलाज क्या है, कैसे बचना चाहिए, ये पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसी को कहते हैं डिजीज इंक्यूबेशन। कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑर्डर ऑफ ईयर्स, मैंने उदाहरण शुरू में बताया था, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में हो सकता है ऑर्डर ऑफ ईयर्स। ये इस सन में पैदा हुए थे, 25 साल बाद पढ़ने गए, और पढ़ाई पूरी करने के 3 साल बाद नौकरी मिली, और पैदा होने के 18 साल बाद उनकी शादी हुई। अब पैदा होने के 18 साल बाद शादी हुई, अब इसी में ढूंढना पड़ेगा कि ये शादी वाला कब आ रहा है। तो उसमें नौकरी पाने के पहले है, या पढ़ाई पूरी करने के बाद में बीच में है, या नौकरी पाने के बाद, पैदा होने के 18 साल बाद कब निकल रहा है। तो ये आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के लगाना पड़ेगा कि नौकरी पाने वाली घटना पहले होगी या फिर उनकी शादी वाली घटना पहले होगी। तो यही आपको गुणा भाग करके निकालना पड़ेगा, इतनी बुद्धि आपको अपने आप से लगानी पड़ेगी। ये तो ईयर्स की बात होती है, ये क्रम लगाना होता है। ऑर्डर ऑफ टेंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ टेंस में मान लीजिए एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट में 6 सेंटेंस है, एक सेंटेंस प्रेजेंट में है, या 2 सेंटेंस प्रेजेंट में है, एक पास्ट में है, 3 फ्यूचर में है। तो सबसे पहले जितने भी सेंटेंस पास्ट वाले होंगे पहले वो लगेंगे, फिर प्रेजेंट वाले जो होंगे वो लगेंगे, उसके बाद फ्यूचर वाले जो होंगे वो लगेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन बैंक में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कीप इन माइंड। ये बैंक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो टेंस के अरेंजमेंट पर होते हैं, क्योंकि अक्सर ये किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज से 20 साल पहले ये था, और उसके बाद पास्ट की 2 घटनाएं हो जाएंगी, फिर प्रेजेंट में ये सिनेरियो है, उसके बाद आगे ये होने वाला है, भविष्य में 2050 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा, विजन लेके चलते हैं। तो अक्सर एक सेंटेंस उनका फ्यूचर का रहता है। तो ये क्रोनोलॉजी का सिस्टम हो गया। तो क्रोनोलॉजी में क्या होगा, कैसे होगा, ये हमने बता दिया। तो चलिए देखते हैं कि क्रोनोलॉजी में कोई 1-2 बात हम लोग करके देखें।
तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया हम लोगों ने कि क्या हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले शुरुआत की थी क्रोनोलॉजी की, क्रोनोलॉजी में 5-6 पॉइंट किए। तो क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं कितने पॉइंट आज कर पाते हैं, 2-3 आपको समझा देते हैं, एग्जाम्पल करा देते हैं, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। तो क्रोनोलॉजी के बाद हम आज की क्लास को रोक देंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। क्रोनोलॉजी आज होने के बाद जो क्रोनोलॉजी के बाद बचे एस्पेक्ट्स हैं उनको अगली क्लास में करेंगे। तो देखेंगे 2 में, 3 में, 4 में, जितने में भी हो पाएगा उनको जितनी अच्छे से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले चीज हमने जो उठाई है वो स्टोरी डेवलपमेंट है। स्टोरी डेवलपमेंट चलिए एक कहानी है। इस कहानी में देखिए पहला सेंटेंस आपको पहले से पता है। पहला सेंटेंस क्या है? फॉक्स एंड क्रेन रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉक्स का मतलब क्या है? एक लोमड़ी है, और एक क्रेन है। क्रेन का मतलब सारस या बगुला, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। ये बहुत दिनों तक दोस्त थे, ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक दोस्त थे। फिर लिखा है पी में सी लिखा है, तो सी आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। सी आप समझ रहे होंगे। सी किसके लिए लगा होगा? या तो फॉक्स के लिए लगा है या तो क्रेन के लिए लगा होगा, शायद क्रेन के लिए लिखा है। चलिए, सी सर्व्ड डिशेस इन अ बीकर। सी ने डिशेस को सर्व किया बीकर में टू द फॉक्स। फॉक्स को फॉक्स के सामने परोसा गया, तो किसने परोसा होगा? क्रेन ने। सी लगा है किसके लिए? क्रेन ने। मतलब क्या हुआ? सारस है या बगुला है, जो भी है, तो क्रेन ने खाने की चीजें एक बीकर में सर्व की। किसको? फॉक्स को। और फॉक्स कुड नॉट ईट। फॉक्स जो है वो कुछ न खा पाया। क्यों ना खा पाया? क्योंकि बीकर जो था वो बहुत ऊंचा था। बीकर में खाना परोसा, बीकर बहुत ऊंचा था, तो फॉक्स कैसे? मान लो बीकर है, उसकी गर्दन लंबी है बीकर की, तो उसमें लोमड़ी कैसे खाना खा पाए, ठीक है ना। तो चलिए ये बात हो गई। इसके बाद क्यों लिखा हुआ है कि क्रेन कुड नॉट ईट डिशेस। अब यहाँ क्रेन कुड नॉट ईट डिशेस, पी में क्या था? फॉक्स कुछ नहीं खा पाया। क्रेन में और क्यू में क्या है? क्रेन कुछ नहीं खा पाई। क्रेन कुछ नहीं खा पाई क्यों? क्योंकि इसकी चोंच लंबी थी। आगे लिखा है नेक्स्ट डे इट वाज टर्न ऑफ क्रेन टू होस्ट द लंच फॉर द फॉक्स। अगले दिन ये उसकी बारी थी, किसकी? क्रेन की बारी थी कि फॉक्स को लंच पर बुलाए। अगले दिन क्रेन की बारी थी फॉक्स को लंच पर बुलाने की। मतलब हुआ कि पहले फॉक्स ने क्रेन को लंच पर बुलाया, अगले दिन क्रेन ने लंच पर फॉक्स को बुलाया। पहले किसने बुलाया है? फॉक्स ने क्रेन को लंच पर बुलाया है, ठीक। उसके बाद क्रेन ने फॉक्स को लंच पर बुलाया है, ये ध्यान रखिएगा। आर में लिखा हुआ है बट द फॉक्स वांटेड टू शो दैट। लेकिन फॉक्स ये बताना चाहता था कि ही वाज क्लेवरर देन क्रेन, कि वो बगुले से या सारस से ज्यादा होशियार है, ज्यादा चालाक है। और एस में लिखा हुआ है सो वन डे। सो माने क्या हुआ? परिणाम। एक दिन ही इनवाइटेड द क्रेन, एक दिन उसने क्रेन को इनवाइट किया डिनर पर और उसको खाना परोसा प्लेट में। तो ठीक है, तो क्रेन ने पहले कहाँ से आएंगे? पहले ये हुआ कि फॉक्स अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान, फॉक्स में और क्रेन में दोस्ती थी। फॉक्स को लगता था कि वो ज्यादा बुद्धिमान है, किससे? क्रेन से। तो अपनी बुद्धिमानी और अपनी चतुराई ज्यादा साबित करने के लिए फॉक्स ने क्या किया? क्रेन को डिनर पर इनवाइट किया। और अपनी होशियारी कैसे साबित कर रहा है कि क्रेन को एक प्लेट में खाना दिया। प्लेट मतलब चौड़ी सी प्लेट होगी। अब खाना उसने चौड़ी सी प्लेट में रखा और जो सारस है उसकी चोंच लंबी होती है। अब वो चोंच से प्लेट में खाना कैसे खा पाएगा? आप बात समझ रहे हैं। तो अब उसने तो अपनी समझदारी, अपनी चालाकी दिखा ली। तो अगले दिन बारी किसकी है? क्रेन की बारी है। तो पहले दिन तो फॉक्स ने क्रेन को उल्लू बना लिया, तो अब किसकी बारी है? दूसरी बार बारी है किसकी? क्रेन की। क्रेन ने फॉक्स को इनवाइट किया डिनर पे, लंच पे। तो क्रेन ने क्या किया? एक लंबे से बीकर में खाना परोस दिया। अब लंबे से बीकर में खाना परोसा तो उसकी चोंच लंबी थी, उसने तो अपनी चोंच डाल के खाना खा लिया। अब फॉक्स बीकर में कैसे खाना खा पाए? तब फॉक्स की समझ में आया। क्या समझ में आया? तो फॉक्स की समझ में आया, ये वाला आ गया सेंटेंस नंबर 6। द फॉक्स पुट डाउन हेड इन सेम। तो फॉक्स ने शर्म से अपनी गर्दन झुका लिया और चला गया, तब इनको शर्मिंदगी महसूस हुई। अब आप बताइए कि आपको सेंटेंस में शुरुआत कहाँ से मिलती है? आपको सेंटेंस की शुरुआत मिलती है
कि फॉक्स ये चाहता था, साबित करना चाहता था कि वो क्रेन से ज्यादा समझदार है। फॉक्स और क्रेन जंगल में रहते थे, दोनों में दोस्ती थी। एक दिन फॉक्स के मन में आया कि हम ज्यादा समझदार हैं और अपने समझदारी साबित करने के लिए उसने क्रेन को दावत पर बुलाया। तो आर वाला सेंटेंस पहले हो जाएगा, ठीक है ना, आर वाला पहले हो जाएगा। तो अपनी समझदारी को साबित करने के लिए उसने क्रेन को लंच पर बुलाया, डिनर पर बुलाया। तो ये सो वाला सेंटेंस क्या हुआ, आर के बाद क्या लगना चाहिए, एस लगना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए था, आप याद करिए, ये दोनों सेंटेंस हो गए। अब क्रेन कुछ नहीं खा पाया, क्यों, क्रेन कुड नॉट ईट डिशेस, क्योंकि फॉक्स ने खाना परोसा था किसमें, प्लेट में, और उसकी चोंच लंबी थी। तो इसके बाद क्या आ जाना चाहिए, आर एस के बाद आना चाहिए क्यू, क्यू के बाद अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए कौन सा सेंटेंस, पी वाला सेंटेंस। जो पी वाला सेंटेंस क्या था, आपको याद आया, पी वाला सेंटेंस जो ऊपर था, पी वाले सेंटेंस में क्या था, आपको याद आ रहा है, पी वाले में लिखा था कि क्रेन ने फॉक्स को बीकर में खाना परोसा था। तो उसके बाद आर एस क्यू के बाद क्या आना चाहिए, लास्ट में पी आएगा। जब फॉक्स कुछ नहीं खा पाएगा तो छठवें नंबर पे उसको क्या होगी, शर्मिंदगी होगी। तो आर एस क्यू और पी हमारी कहानी का ऑर्डर लग गया। आर एस क्यू और पी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये सी वाला। तो कहानी का ऑर्डर सबसे आसान है, घटनाओं का क्रम आप आराम से, कहानी तो आप सेट कर ही सकते हैं। तो अगर कहानी कर लिए तो धीरे धीरे इसी से आप इंप्रूव करिए, क्योंकि मैंने इजी से डिफिकल्ट की ओर वाला क्रम रखा है। तो ये इजी था, इसके बाद आते हैं फिर इंसिडेंट, कहानी कैसे क्रम लगेगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्रम क्या है, मैकेनिकल प्रोसीजर चेक कर रहे हैं। तो मैकेनिकल प्रोसीजर में क्या होता है, देखिए मैकेनिकल प्रोसीजर में एक मशीन की कार्यप्रणाली होती है। मशीन की कार्यप्रणाली, चलिए आप सेंटेंस को पढ़िए। पहले सेंटेंस में देखिए, वन में लिखा है विद अ ट्रेमेंडस रोर, बड़ी आवाज, बड़ी तेज की आवाज के साथ, फ्रॉम इट्स रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन में बड़ी तेज की आवाज होती है। तो तेज आवाज के साथ सैटेलाइट इज सेंट अप इनटू स्काई, सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाता है। मतलब सैटेलाइट के लॉन्च करने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो रही है, वन में। वन में है सैटेलाइट को लॉन्च करने की प्रक्रिया। जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट में एक तेज धमाका होता है और सैटेलाइट को लेके उड़ जाता है। सबसे पहला स्टेप होगा। अब इसके बाद इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप क्या होगा, हम पढ़ते जा रहे हैं, आप ढूंढते जाइएगा कि कौन सा दूसरा स्टेप था और कौन सा तीसरा स्टेप है। आप देखिए पी में लिखा हुआ है इट्स रेडियो बिगिंस टू ट्रांसमिट, इसका रेडियो किसका, सैटेलाइट का रेडियो, बिगिंस टू ट्रांसमिट अ स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका जो रेडियो है वो इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है अबाउट द सैटेलाइट्स ऑर्बिटल पाथ, सैटेलाइट की ऑर्बिटल पाथ, मतलब जो उसका कक्षीय मार्ग है उसकी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है किसका, सैटेलाइट का रेडियो। तो अब ये बताइए कि धरती से लॉन्च होने के तुरंत बाद उसका रेडियो इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा, क्या दूसरा स्टेप ये होगा या फिर ये तीसरा स्टेप होगा या चौथा होगा, ठीक है आगे देखते हैं, अभी नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों में लिखा है मिनट्स लेटर, कुछ मिनट के बाद, एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 300 माइल्स, करीब 300 मील की ऊंचाई पर, दिस टाइनी इलेक्ट्रॉनिक मून, ये जो छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मून होता है, ठीक है ना, बिगिंस टू ऑर्बिट अबाउट द सन, ये अबाउट द अर्थ, पृथ्वी की कक्षा में घूमना शुरू कर देता है। अब ये बताओ कि रेडियो ऑन होने और इंफॉर्मेशन भेजने के बाद ये अपनी कक्षा में स्थापित होता है या पहले कक्षा में स्थापित होगा बाद में रेडियो सिग्नल भेजेगा, ये आपको डिसाइड करना है। चलिए बताइए आप क्या करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या हुआ, लॉन्च हुआ था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्यू आएगा, क्यू में क्या होगा, कुछ मिनट के बाद ये पहले अपनी 300 धरती से 300 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर अपनी एक कक्षा में पहले सेट होगा। सेट होने के बाद इसका रेडियो फंक्शन करना शुरू कर देता है, उसके बाद पी लगना चाहिए, यानी कि लॉन्च होने के प्रक्रिया में पहले क्यू आएगा उसके बाद पी आना चाहिए। अभी तक इन 3 सेंटेंसेस का क्रम ये है कि फर्स्ट के बाद क्यू है उसके बाद पी है। चलिए आगे देखते हैं, आर में क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स,
तो इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स, इंफॉर्मेशन पहले भेजी जाएगी, काइंड रेस बैक टू अर्थ, और जो भेजी गई इंफॉर्मेशन है वहां से आती है अर्थ पर, तो भेजी गई वहां के रेडियो सिग्नल से। तो रेडियो सिग्नल में शुरू क्या हुआ था, शुरू हुआ था क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद क्या होगा आर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो ह्यूमन बीइंग कुड पॉसिबली कॉपी डाउन ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स, कोई इंसान इन सारे फैक्ट्स को कॉपी डाउन नहीं कर सकता। मस्ट लेस रिमेंबर एंड ऑर्गेनाइज देम, ज्यादातर लोग केवल इन्हें याद करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। बट एन इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कैन, इंसान ये सब काम नहीं कर सकता, किंतु एक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इसको कर सकता है। तो एस वाले के साथ 6 वाला कनेक्ट है, क्योंकि कंप्यूटर के काम में और इंसान के काम में कंपैरिजन किया गया है। तो जाहिर सी बात है 6 वाले सेंटेंस के पहले तो हमें एस वाला चाहिए ही था हर हाल में, तो एस हमेशा लास्ट में आता क्योंकि वो इससे कनेक्ट हो रहा है। और पहले क्या होंगे QPR, तो QPR किस सेंटेंस में किस ऑप्शन में आए हैं, अब आप बता सकते हैं कि QPR किस ऑप्शन में है, आप हमें बता दीजिए QPR किस ऑप्शन में है, दिख रहा है QPR किस ऑप्शन में है, जाहिर सी बात है QPRS इस ऑप्शन में है, आपका आंसर क्या होगा इसमें, डी होगा। ये था मैकेनिकल प्रोसेस, कैसे हम मैकेनिकल प्रोसेस वाले रीअरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक चीज ये हो गई, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, एक आध और कर लेते हैं अगर आप लोग उबे ना हो तो। इंसिडेंट हैपनिंग है, तो इंसिडेंट हैपनिंग का ये क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इंसिडेंट हैपनिंग का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तब तक ये एक घटना है, देखते हैं इस घटना में जो घटना हुई है उसका घटनाक्रम क्या था। इस घटना में पहले लिखा है कि आर्किमिडीज वाज फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन। आर्किमिडीज का नाम आप लोग जानते होंगे, ग्रीक के बड़े मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे और इन्वेंटर थे। इन्होंने खोज की थी आर्किमिडीज ने, तो इन्होंने वो पुली का नियम खोजा था ना। चलिए ये तो आर्किमिडीज का परिचय हो गया। पी में लिखा हुआ है देन का मतलब क्या हुआ, अब देन उसके बाद क्या हुआ, तो अभी तो कोई काम ही नहीं हुआ, अभी तो आर्किमिडीज का परिचय दिया हुआ है, तो अभी कोई काम ही नहीं हुआ तो देन नहीं आ पाएगा अभी। लेकिन देख लेते हैं, देन अटैच्ड वन एंड ऑफ द रोप ओवर इट, उसके बाद रस्सी का एक सिरा इससे अटैच कर दिया गया टू हेवीली लैडन शिप, मतलब पूरा एक लदा हुआ, मतलब सामान से लदा हुआ एक शिप, एक जहाज, उसी से रस्सी का एक सिरा बांध दिया गया। और ये सिरा कब बांधा गया, तब बांधा गया, तब मतलब अभी एक काम हुआ है, इसके पहले काम होना चाहिए। क्यों में लिखा है कि किंग माइक्रोन, किंग को क्वीन बन देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, चलिए गलती हो गई। किंग माइक्रोन हैड डाउट्स अबाउट आर्किमिडीज क्लेम, आर्किमिडीज के क्लेम, इनके दावे पर राजा को संदेह था। दैट दावा क्या था कि he could lift great weight with the help of pulley, तो भारी भरकम वजन को पुलिया के माध्यम से, घिरनी के माध्यम से हम आसानी से उठा सकते हैं। आर्किमिडीज का ये दावा था कि घिरनी या पुलिया के माध्यम से हम भारी भरकम वेट को आसानी से उठा सकते हैं, ये आर्किमिडीज ने दावा किया था। और राजा साहब को आर्किमिडीज के इस दावे पर संदेह था, तो इस संदेह को दूर करने के लिए आर्किमिडीज ने कोई उपाय किया होगा, तो जो काम किया होगा उन्होंने, उसी के बाद ये पी लगा हुआ है। चलिए देखें आर में क्या होगा, फिर लिखा ही हैंडेड द अदर एंड, तो अदर एंड का मतलब दूसरा सिरा इन्होंने दे दिया किसको, राजा को। तो पहला सिरा क्या हुआ था, याद आ रहा है आपको, पहला सिरा आर्किमिडीज ने शिप से बांध दिया था, दूसरा सिरा राजा को दे दिया। तो यानी कि ये दोनों तो हमारा फिक्स हो गया। कौन कौन सा पेयर फिक्स हो गया, जो पहला सिरा हो गया अटैच्ड वन एंड ऑफ द रोप, मतलब पी वाले के बाद आर वाला होगा, ये तो तय हो गया, एक पेयर हमारा बन गया। पी वाला क्या होगा, उन्होंने रस्सी शिप से बांधी थी और आर वाला दूसरा सिरा राजा को दे दिया। पी आर कहाँ है, एक इसमें पी आर मिल गया, इसमें आर पी मिला है, ये होगा नहीं, ये पी आर यहाँ पे है नहीं, दो ऑप्शन कट गए, ये पी आर, देखो दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, कौन सा, ए वाला या तो डी वाला। और पी कहा था पी से शुरू नहीं होगा क्योंकि लिखा है देन लिखा था ना, पी से स्टार्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये ए वाला भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हर हाल में डी होगा। लेकिन ऐसे नहीं, आपको समझा देते हैं। चलिए
एस में लिखा हुआ है टू प्रूव हिम राइट। तो टू प्रूव हिम राइट मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए आर्किमिडीज कंडक्टेड अ मल्टीपल पुली। आर्किमिडीज ने बहुत सारी पुलीज को एक में कनेक्ट किया। तो ये उन्होंने क्या किया था, पहला काम किया था इन्होंने अपने आप, राजा को संदेह था, हाँ पहले क्या आना चाहिए क्यों में, राजा को इनके दावे पर संदेह था। तो राजा को संदेह वाला सेंटेंस कौन सा है, क्यों में है, राजा को इनके दावे पर संदेह था। क्यों में राजा को दावे पर संदेह है तो पहले क्या कर दिया गया, क्यों, पहले क्यों कर दिया गया। क्यों के बाद क्या होना चाहिए, उस संदेह को दूर करने के लिए, खुद को राइट साबित करने के लिए। तो हमारा ये वाला सेटिंग गलत हो गई। तो मतलब क्या हुआ, राजा का पहले संदेह, फिर इनको संदेह को दूर करने के लिए किया गया प्रयोग। प्रयोग में क्या किया, एक सिरा इन्होंने शिप से बांध दिया, दूसरा सिरा इन्होंने राजा को दे दिया। और छठवें नंबर पे क्या है कि द किंग पुल्ड इट एंड टू हिज ग्रेट एस्टोनिशमेंट द शिप वाज लिफ्टेड आउट ऑफ वाटर। उन्होंने आश्चर्य किया कि शिप पानी के ऊपर इन्होंने आराम से खींच ली। तो देखिए घटनाओं का क्रम सही से अरेंज हो गया, मतलब QSPR हो गया ना। QSPR का मतलब हमारा चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से ये इंसिडेंट का, जो इंसिडेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो लगाना आई थिंक आपको आ गया होगा। तो कुछ और कराएं फिर या यहीं छोड़ें। तो इतना हम करा दिए हैं, ये 3-4 हो गए, आपको 2-3 क्रोनोलॉजी के हो गए, मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया। और कराएंगे तो आप लोग थक गए होंगे, ऊब रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रीअरेंजमेंट का काम इतना आज का था। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक आज किए हैं। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, मतलब क्रोनोलॉजी में तो और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है मुझे लगता है। अब आप लोग क्रोनोलॉजी सेट कर ही लेंगे, 2-3-4 क्रोनोलॉजी का अरेंजमेंट हो गया। अब भाई डेट वगैरह अगर सेट करना हुआ, सन वगैरह सेट करना हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं है। जब आप इस तरह का सेट कर लिए इंसिडेंट वगैरह तो वो भी सेट कर लेंगे। एक आध एग्जाम्पल और करा देंगे, नहीं तो फिर क्रोनोलॉजी के बाद जो हमारे और ज़्यादा अप्रोचेस थे, तो अगली अप्रोच लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग अप्रोचेस को और आगे बढ़ाते हुए। मुझे उम्मीद है कि 2 और क्लासें होंगी, ज़्यादा 3-4 घंटे क्लास लगेगी। और मुझे लगता है कि आज की क्लास ही 1 घंटा करीब हो गई, क्योंकि इसमें बेसिक था, शुरुआत था, इसलिए 1 घंटा थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन बेसिक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आगे की चीज़ें और आसान होंगी और हम बड़े आराम से इस काम को कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास से आप लोगों को कैसे लगी, कितना आपके लिए यूज़फुल थी, आप हमें इस बात से इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। तो हाउ यूज़फुल दिस क्लास वाज टू यू, यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू लेट मी नो so that I may improve in your favor and in my favor also। तो मुझे ये जानना ज़रूरी है, आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। और अगर आप कोई इम्प्रूव करने के लिए सलाह दे सकते हैं तो भी आपकी सलाह का बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो और रीअरेंजमेंट का आपको जल्दी ही दिया जाएगा। ये प्री और मेंस दोनों की पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी को प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।